नमस्कार सभी को। हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में कल हमने जो पढ़ा था उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं, उसके बारे में एक बार समझते हैं ताकि आप आगे आने वाली चीज़ों को क्या कर सको, आसानी से समझ सको। तो हमने कल पढ़ना स्टार्ट किया था संसदीय संसदीय कार्यवाही कार्यवाही के साधन, संसदीय कार्यवाही के साधन यानी कि एक संसद में किस प्रकार से कार्यवाही चलती है, उसमें कौन से साधन प्रयोग है। साधन का मतलब आपने देखा होगा, दो चीजें फिर हमने पढ़े इसमें। एक पढ़ा हमने प्रश्न काल, एक हमने पढ़ा प्रश्न काल, और एक हमने जाना था शून्य काल, एक हमने जाना था शून्य काल। ये क्या है? संसदीय कार्यवाही के साधन है, यानी कि क्या किए जाते हैं। प्रश्न काल क्या है, शून्य काल क्या है, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, मंत्रियों के ऊपर या कार्यपालिका के ऊपर विधायिका का क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। यानी कि आपने देखा होगा आर्टिकल 75 के 3 क्या होता है, जो मंत्री परिषद होती है वो व्यवस्थापिका यानी कि विधान पालिका के निचले सदन यानी निचला सदन कौन सा, लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। तो वहां पर उनको क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ये आप देखते भी हो, जो कार्यपालिका है विधान पालिका के प्रति क्या रहती है, उत्तरदायी रहती है। यानी कि 11 से 12 जो पहला घंटा होता है, क्या होता है, 11 से 12 किसके बारे में बताता है, प्रश्न काल के बारे में। जब भी सदन की कार्यवाही स्टार्ट होती है उसका पहला घंटा कौन सा होता है, प्रश्न काल का। शून्य काल का 12 से 1, 12 से 1 बजे तक का समय को क्या बोलते हैं, हम शून्य काल बोलते हैं। इसमें क्या किए जाते हैं, 3 प्रकार के मुख्यतः क्या किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने देखो तारांकित प्रश्न, इसके बारे में देखा था, इसकी प्रकृति कैसी है, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कितने पूछे जा सकते हैं। अतारांकित अतारांकित प्रश्न, इसके बारे में जाना था। और अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, इसके बारे में आपने कल जान लिया था। ये मौखिक प्रकृति के होते हैं, लिखित प्रकृति के होते हैं। ये कौन से होते हैं, मौखिक प्रकृति के होते हैं। इसमें पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या था, कोई भी अगर आपने क्या करना है, प्रश्न पूछना, किसी भी सदस्य के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है किसी मंत्री परिषद से, तो क्या किया जाएगा, पहले उसको क्या दी जाएगी, सूचना दी जाएगी। भाई हम इस मामले के ऊपर क्या पूछेंगे, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर क्या है, जब बिना सूचना के क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, बिना सूचना दिए प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम बोलते हैं शून्य काल। और ये बात की ही देन है संसदीय परंपरा में है। जो संसदीय शासन प्रणाली होती है जिन देशों ने बना रखे, उसमें संसदीय शासन प्रणाली में जो जोड़ा गया, एक जो साधन जोड़ा गया एक तरह से संसदीय कार्यवाही में, भारत ने जोड़ा 1962 में। इसमें क्या किया जाता है, बिना सूचना दिए क्या किए जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो लोक हित के क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपने ये भी देख लिया प्रश्न काल क्या था, शून्य काल क्या था। आपने ये भी देखा था कल भी, सदस्य कितने प्रकार के होते हैं, यानी संसद में मुख्यतः सदस्य होते हैं हम कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा था, एक को बोलते हैं हम सरकारी और एक को बोलते हैं गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी यानी कि जो मंत्री होते हैं, जो मंत्री बनते हैं, चाहे वो कैबिनेट स्तर के हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो, उनको बोलते हैं सरकारी सदस्य। और जो मंत्री नहीं बन पाते हैं उनको क्या बोलते हैं, गैर सरकारी सदस्य। इसके बारे में जानना था। आगे हम पढ़ते हैं, आपने सुना होगा संसद में प्रस्ताव आते हैं कई प्रकार के। आपने नाम सुना होगा, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। ये क्या है, ये किस प्रकार से आते हैं, एक दूसरे से किस प्रकार से ये इनमें डिफरेंस है, उसके बारे में हम देखेंगे आज। यानी कि जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव, ये प्रस्ताव क्यों लाए जाते हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है, किस प्रकार से नियंत्रण बना के रखता है, इसके बारे में जानेंगे। और एक दूसरे से किस प्रकार से क्या है, भिन्न है। पहले हम देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, इसके बारे में आपने सुना होगा। एक आपने सुना होगा विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव।
विश्वास प्रस्ताव, और एक सुना होगा आपने निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव है क्या ये, कैसे ये लाए जाते हैं, कहाँ पर ये लाए जाएंगे, किन के सदस्य द्वारा लाए जाएंगे, कौन इनको सहमति देगा, कौन सहमति नहीं देगा, इनके बारे में जाने। क्वेश्चन जो अगर पूछ लिया जाता है यहीं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ से नेट में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। संसदीय कार्यवाही के साधनों में से अगर प्रश्न बनता है तो अविश्वास प्रस्ताव आता कैसे है, इसके बारे में जानते हैं। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब इससे क्या है, नाम से ही अविश्वास हो गया है। यानी कि आपने बेसिक बात क्या याद रखनी है, बेसिक जो चीज है क्या है, हमारे क्या है, जिस भी राजनीतिक दल को, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या मिला रहेगा, लोकसभा में बहुमत मिलता रहेगा, वो क्या बनाती रहेगी, सरकार बनाती रहेगी। यानी कि क्या है, हमारे किसी भी सरकार है, कोई भी राजनीतिक दल है, उसको कितनी सीटें प्राप्त करनी है, यानी कि हमारे लोकसभा में कितनी सीटें वर्तमान में 543, उसमें से आध यानी कि दो एक ज्यादा, यानी 543/2, और उसमें से एक ज्यादा अगर आ जाती है, आधे से एक ज्यादा, सिंपल सी भाषा में कहूँ तो 543 का आधे से एक ज्यादा सीटें किसी भी राजनीतिक दल को क्या मिल जाती है तो क्या कर लेगा, लोकसभा में वो अपनी सरकार बना लेगा, इंडिया में वो सरकार बना लेगा। इस प्रकार से चलता है। तो फिर ये क्या है, जब क्या हो जाता है, सरकार के पास उतना आंकड़ा नहीं रह पाता है, कितना आंकड़ा, जो टोटल सीट थी उसकी आधे से एक ज्यादा नहीं रह पाती है, तो तब क्या आता है, अविश्वास प्रस्ताव। समझ के बात है, नहीं कि आएगा कब ये, जब ये लग जाए विपक्ष को, यानी लेकर कौन आएगा, विपक्ष लेकर आएगा। यानी कि इसको अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कौन आता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, क्योंकि ये कहती है भी जो वर्तमान की सरकार है, किसके खिलाफ आएगा, जो वर्तमान में क्या है, जो सरकार काम कर रही है, वर्तमान में जो सरकार है उसके खिलाफ ये प्रस्ताव आता है। उनको लग गया विपक्ष को भी, जो वर्तमान में जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष में सरकार है, उसके पास अभी इतने सांसद नहीं बचे हैं, इतने एमपी नहीं बचे हैं भी क्या कर पाए, वो लोकसभा में बहुमत स्थापित कर पाए। क्योंकि हमारे क्या जरूरी है, लोकसभा में बहुमत का होना जरूरी है। लेकिन इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 सदस्यों की पहले सहमति होनी चाहिए, ये ऐसे नहीं आएगा। इसके लिए क्या जरूरी है, 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है। यानी कि ये कह दे, यानी कि लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं ये कह दे भी ये जो सरकार है एक्चुअल में ही इसके पास क्या नहीं रहा है, बहुमत नहीं रहा है लोकसभा में, 50 सदस्य ऐसी सहमति दे दे। 50 सदस्यों की क्या जरूरी है, सहमति जरूरी है। फिर पीठासीन अधिकारी इसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। यानी पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी आप समझ ही गए होंगे, इसके बारे में आपने खूब पढ़ लिया पिछली क्लासों में। कौन होते हैं पीठासीन अधिकारी, लोकसभा में अगर मैं बात करूं तो स्पीकर, और राज्यसभा में अगर बात करूं तो सभापति। तो वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट कर लेने के बाद क्या कराया जाता है, फिर वोटिंग कराई जाती है, और वोटिंग में ये पाया गया भी जो सत्ता पक्ष की सरकार थी उसके एक्चुअल में ही क्या नहीं है, लोकसभा में बहुमत नहीं है, तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। यानी कि इसमें क्या याद रखना है, अगर ये प्रस्ताव क्या हो जाता है, पास हो जाता है, जो अविश्वास प्रस्ताव है अगर पास हो जाता है तो सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। कई प्रस्ताव ऐसे आते हैं वो पास होने के बाद सरकार नहीं गिरती है, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद क्या सरकार गिर जाती है, तो उत्तर रहेगा हाँ, क्योंकि अविश्वास, क्योंकि विश्वास ही उन्होंने खो दिया है, क्योंकि उनके पास लोकसभा में बहुमत ही नहीं रहा है। और ये पूछ लिया जाता है ये कहाँ पर आएगा, सिर्फ राज्यसभा में ये नहीं आ सकता, ये कहाँ पर आएगा, लोकसभा में। ये प्रस्ताव कहाँ आएगा, लोकसभा में। लोकसभा में ही क्या लाया जा सकता है, ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। और क्या है, मान के चलो अविश्वास प्रस्ताव ले आए इस सरकार के खिलाफ, सत्र हमारे चलते हैं, सेशन हमारे चलते हैं 3, बजट स्तर, यानी कि हमारे क्या है, सेशन है, बजट सेशन आपने देखा होगा, मानसून, मानसून सेशन, और शीतकालीन, शीतकालीन, ये क्या है, हमारे 3 सेशन है। इनमें समझो कैसे होता है ये अविश्वास प्रस्ताव, मान के चलो क्या लेकर आए, मानसून
सेशन चल रहा था और उसमें विपक्ष क्या ले आया, अविश्वास प्रस्ताव ले आया, लेकिन वो क्या नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, यानी कि क्या नहीं हो पाया वो, यानी कि सरकार के पास उतने सांसद थे जितने की क्या रह सके, उनका लोकसभा में बहुमत रह सके। तो क्या फिर लाया जा सकता है, यानी कि मानसून स्तर चल रहा था, मानसून स्तर चल रहा और उसमें क्या लेकर आया, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया और वो क्या नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, पास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो वर्तमान सरकार थी उसके पास इतने सांसद थे कि वो क्या बनाए रख सके, लोकसभा में बहुमत उसका बना रहा। तो क्या दोबारा फिर लाया जा सकता है इसी सेशन में, ऐसा नहीं है। जो समझाने की बात मैं कह रहा हूँ क्या है, जो अविश्वास प्रस्ताव जो आएगा वो क्या होगा, एक बार में, एक सेशन में एक बार ही क्या सकता है, आ सकता है, एक बार ही आ सकता है। 6 महीने का क्या होना चाहिए, उसमें गैप होना चाहिए। फिर दोबारा कब आएगा, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद ही क्या आ सकता है, आ सकता है। ऐसा नहीं है भी 1 महीना हुआ और क्या लेकर आ गए, अविश्वास प्रस्ताव ले गए, वो पारित नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, 1 महीने बाद फिर ले आई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया है एक अविश्वास प्रस्ताव के आगे अगर और लेके आना है तो उनके बीच का गैप कितना होना चाहिए, 6 महीने का गैप होना चाहिए। यानी कि एक सेशन में क्या हो सकता है, एक ही बार आ सकता है क्या, अविश्वास प्रस्ताव। तो आप इसके बारे में समझ लोगे सारी बातें क्या है। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। किसके खिलाफ लाया जाता है, वर्तमान सरकार के खिलाफ लाया जाता है। तो इसको लाने के लिए पहले क्या जरूरी है, 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है। फिर जब सहमति बन जाती है तो पीठासीन अधिकारी इसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। फिर क्या कराया जाता है, वोट कराए जाते हैं। वोट में पाया गया भी जो सत्ता पक्ष की सरकार थी उसके पास इसमें बहुमत नहीं बचे हैं तो क्या आ जाएगा, सरकार गिर जाएगी। और ये सिर्फ कहाँ आ सकता है, लोकसभा में ही आ सकता है। और क्या होगा, सेशन में एक ही बार आ सकता है। तो उसमें कितना गैप होना चाहिए, 6 महीने बाद का क्या होना चाहिए, गैप। आपने देखो हरियाणा में जो स्थिति बनी हुई है, हमने देखा होगा जो बीजेपी की सरकार है वो अल्पमत में आ गई है, लेकिन उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा रहा। क्यों नहीं लाया जा रहा, क्योंकि 2 महीने पहले ही क्या लेकर आए थे, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। तो 2 महीने बाद लेकर आए तो गैप कितना होना चाहिए, 6 महीने का गैप होना चाहिए। तो ये कौन सा था, अविश्वास प्रस्ताव। अब उसके बाद इसके बारे में फैक्ट क्या है, एक दो फैक्ट और देख लो आप। ये सबसे पहले कब आया था, 1963 में JB कृपलानी इनको लेकर आए थे। कृपलानी, JP कृपलानी के द्वारा पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ। ये फैक्ट है, फैक्ट अपने आप देख लेना। क्या है ये, उसके समझाने की बातें, जो मैं टीचर का काम होता है आपको समझाना, कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको समझाना। अगर आपके समझ में आ गई चीजें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो फैक्ट तो अपने आप ही क्या हो जाओगे, आप अपने आप कर लोगे, यानी कि अपने आप तैयारी हो जाएगी। कोशिश किया करो कि क्या करें, जो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है उसको अच्छे से आप समझो। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव हो गया, किस प्रकार से आता है इसकी सारी प्रक्रिया देख ली। उसके बाद है विश्वास प्रस्ताव। ये क्या है, ये इससे अलग है। इससे अलग कैसे है, क्योंकि बेसिक बातें क्या है, क्या होना चाहिए, लोकसभा में क्या मिलना चाहिए, बहुमत मिलना चाहिए, तभी क्या बना सकती है, सरकार बना सकती है। अब क्या हुए, इलेक्शन हुए और इलेक्शन होने के बाद बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया, चुनाव लड़ा और किसी भी मान के चलो राजनीतिक दल को क्या नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला। अब बहुमत नहीं मिला तो सरकार तो देखो चलानी है, सरकार तो बनानी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या करते हैं, राष्ट्रपति कह देता है किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक दल का मतलब है यहाँ पर क्या है, सारी पार्टियों में से जिसको ज्यादा वोट मिल गए, जिसको ज्यादा सीटें मिल गई है, उसको कह देता है भी आप सरकार बना लो। लेकिन उसको कह दिया जाता है कुछ समय के लिए आपको क्या करना होगा, लोकसभा में बहुमत स्थापित करना होगा। लोकसभा में क्या करना होगा, बहुमत साबित आपने करना होगा। भी आप सरकार तो बना लो लेकिन बहुमत साबित क्या रहेगा, टोटल सीटें उसकी आधे से एक ज्यादा आपने आपने क्या करनी पड़ेगी, हासिल करनी पड़ेगी, तभी आप क्या कर सकते हो, आगे सरकार चला सकते हो। नहीं तो आपकी क्या करते जाएगी, जो सरकार है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। यानी कि ये क्या जाता है, जब किसी भी राजनीतिक पार्टी को क्या नहीं मिलता है, बहुमत नहीं मिलता लोकसभा में, तो क्या कर लिया, जो कोई पार्टी दावा करती है, या पार्टी इसमें स्वयं भी दावा कर सकती है, पार्टी द्वारा स्वयं दावा करना, पार्टी द्वारा
समय दावा करना, यानी कि वो कह दे भी मैं क्या कर सकती हूँ लोकसभा में, मैं अपनी सरकार बना सकती हूँ, तो उसको भी क्या कर दिया जाता है भी हाँ, आपको कह दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा भी आप क्या कर दो, आप विश्वास जीत के दिखाओ। यानी कि इसमें क्या विश्वास जीतना, विश्वास जीतने का मतलब क्या है भी वहां पर लोकसभा में क्या लेकर आना, बहुमत लेकर आना। और बहुमत क्या होगा, टोटल सीटों का आधे से एक ज्यादा लेकर आना। तो आपने देखा होगा हमारे जो सरकारें जो गिरी है वो कौन से प्रस्ताव से गिरी है, विश्वास प्रस्ताव से। कैसे, क्योंकि कोई सरकार क्या नहीं कर पाई थी, विश्वास प्रस्ताव साबित नहीं कर पाई, इनकी अपना लोकसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। सबसे पहली बार चौधरी चरण सिंह को देखा होगा आपने, उनकी सरकार गिर गई थी। फिर वीपी सिंह को देखा होगा, एच डी देवगौड़ा को देखा होगा, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक मत से क्या हो गई थी, गिर गई थी। यानी उसको कहा गया था भी आप क्या करके दिखाओ, लोकसभा में विश्वास जीत के दिखाओ, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। इससे अलग है, ये तो किसके खिलाफ है, आपने देखा होगा, यानी वर्तमान सरकार के खिलाफ है। ऐसा नहीं है, इसमें सरकार नहीं है, सरकार बनाने के लिए कहा जाता है कि किसी पार्टी के द्वारा भी मैं क्या कर सकती हूँ, विश्वास जीत सकती हूँ। विश्वास का मतलब है लोकसभा की सीटों का जो टोटल सीटें उससे आधे से एक ज्यादा सीटें प्राप्त करना। तो यानी कि ये क्या है, इससे अलग है। इसमें क्या किया जाता है, पार्टियों के द्वारा सरकार बनाने के लिए क्या किया जाता है, दावा किया जाता है। और लेकिन जब पार्टी क्या नहीं कर जाती है, सरकार नहीं या विश्वास नहीं जीत पाती है, तो क्या हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसमें भी क्या होता है, सरकार गिर जाती है। और ये भी कहाँ पर आएगा, लोकसभा में आएगा, लोकसभा में आएगा। इसमें जरूरी नहीं है भाई पहले सदस्य की सहमति होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इससे देखो कैसे अलग है। तो ये क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव, जब किसी भी सरकार को क्या नहीं मिलता है, बहुमत नहीं मिलता है। इसमें देखो क्या रहता है, बहुमत तो मिल गया था, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद लगा विपक्ष को भी इसके पास बहुमत नहीं है, तो तब क्या लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसमें क्या होता है, जब किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिलता या पार्टी समय दावा करती है भी मैं क्या कर लूंगी, विश्वास जीत लूंगी, कहाँ पर, लोकसभा में मैं अपनी सरकार को बना लूंगी, तो तब क्या, तब आता है कौन सा, विश्वास प्रस्ताव। यानी कि तब देखा जाता है भी उसने भी एक्चुअल में विश्वास जीता है या नहीं जीता है। अगर जीत लिया तो सरकार बना लेगा, अगर विश्वास नहीं जीत पाया तो क्या हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। उसके बाद है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव यानी कि निंदा प्रस्ताव आप समझ गए, और क्या करने के लिए, जब क्या की जाती है, किसी मंत्री, किसी एक मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ ये आ सकता है। कैसे, भी कोई मंत्री था, मानिए चलो गृह मंत्री था या विदेश मंत्री था, उसने कोई पॉलिसी बनाई जिससे क्या हुआ, जो हमारा लोकहित था वो क्या नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया, इससे लोकहित को क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है किसी एक मंत्री की क्या करने के लिए, निंदा करने के लिए। संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ भी आ सकता है, यानी कि पूरी की पूरी जो मंत्री परिषद होती है उसके खिलाफ भी क्या आया जा सकता है, निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। उसके द्वारा बनाई गई जो भी पॉलिसी है, नीतियां हैं, कानून है, नियम है, उनके द्वारा बनाई गई कानून नियम नीतियों का क्या करने के लिए, निंदा करने के लिए प्रस्ताव आता है। तो अगर ये प्रस्ताव क्या हो जाता है, पास हो जाता है, तो सरकार नहीं गिरती है। क्वेश्चन यहीं से आता है, सरकार नहीं गिरेगी, सरकार नहीं गिरेगी, सरकार यहाँ पर नहीं गिरती है। इनमें क्या होता, सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। इसमें आपने ये याद रखें, सरकार नहीं गिरेगी। और इसमें जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसमें जो क्या आएगा, जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा संपूर्ण किसके लिए, जो संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ आएगा, संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ आएगा। इसमें क्या हो सकता है, निंदा प्रस्ताव में किसी एक मंत्री के खिलाफ भी आ सकता है और संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ भी आ सकता है। क्यों लाया जाता है, सरकार की जो पॉलिसियां बनाई गई है, नीतियां बनाई गई है सरकार के द्वारा, उनकी निंदा करने के लिए क्या लाया जा सकता है, निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये थे कौन से, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। उसके बाद हम देखते हैं, आपने सुना होगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, एक इसके बारे में सुना होगा। एक आपने सुना होगा
काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। और एक आपने सुना होगा विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। ये किस प्रकार से आते हैं और जो पहले के तीन है उनसे वो किस प्रकार से अलग है। ये भी किसकी देन है, अगर क्वेश्चन आ जाए, ये भी किसकी देन है, भारत की ही देन है संसदीय परंपरा में। यानी कि भारत के द्वारा इसको शुरू किया गया 1954 में। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को 1954 में क्या किया गया, भारत के द्वारा इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। इसमें क्या होता है, देखो नाम से स्पष्ट है, ध्यानाकर्षण यानी कि क्या करना, कोई भी लोकहित का मुद्दा क्या आ गया है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसकी तरफ क्या करना, मंत्री या मंत्री परिषद का ध्यान आकर्षण करना, यानी कि उसकी तरफ क्या करना, ध्यान। लोकहित का क्या था, कोई भी मुद्दा था, कोई भी क्या था, मुद्दा था, लोकहित का क्या था, मुद्दा था, यानी सार्वजनिक मुद्दा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके ऊपर क्या करना है, बहस करनी है, उसके ऊपर क्या करना है, वाद विवाद करना है, तो उसके खिलाफ ये लाया जाता है ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, यानी कि वाद विवाद करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, यानी कि मंत्रियों का किसी भी जो मूल मुद्दा आ गया है, सार्वजनिक मुद्दा है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। एक है स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव। इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि इसमें क्या कर दिया जाएगा, सदनी कार्यवाही को रोक दिया जाएगा, काम रोको मतलब सारे के सारे काम रोक दिए जाए, ऐसा नहीं है। स्थगन होता है कुछ समय के लिए, स्थगन यानी कुछ समय के लिए क्या था, सदन की कार्यवाही चल रही थी, सदन की क्या थी, कोई भी कार्यवाही चल रही थी, तो उसमें क्या हुआ, तो देश में एकदम से कोई भी बड़ा मुद्दा आ गया जिससे क्या है, लोकहित बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो क्या कर लिया जाएगा, जो पहले की कार्यवाही चल रही थी, पहले की जो क्या थी, कार्यवाही चल रही थी, उसको कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, पहले कार्यवाही को क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। और जो मुद्दा क्या था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था लोकहित के लिए, लोकहित के लिए क्या था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके ऊपर क्या होगी फिर चर्चा, उसके ऊपर क्या होगी फिर चर्चा। देखो इससे किस प्रकार से लगा, इसमें भी क्या था, ध्यान आकर्षण करने के लिए, इसमें भी क्या, लोकहित के मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए। ये इसे अलग कैसे है, इसे अलग इस प्रकार से है, अगर ये प्रस्ताव लेकर आना है तो सब पहले क्या करना पड़ेगा, 50 सदस्यों की क्या लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी, 50 सदस्यों की क्या लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। और अगर एक ये क्या हो जाता है, प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो फिर इसके ऊपर 2.5 घंटे इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी। लेकिन मुद्दा मान के चलो क्या था, संसदीय कार्यवाही आसानी से चल रही थी, लेकिन एकदम से क्या हुआ, देश में ऐसी परिस्थितियां आ गई, जैसे ये लगा लो मणिपुर का मुद्दा, यानी मणिपुर में क्या हुई, बहुत सारी हिंसा फैल गई थी, तो उसमें क्या किया गया, भी पहले की जो कार्यवाही थी, अन्य जो बिल थे उनके ऊपर एक बार रोक दिया गया, और क्या भी उस मुद्दे के ऊपर क्या करो आप, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हिंसा बहुत ज्यादा फैल रही है। देखा होगा आपने, इसमें सरकार की क्या थी, असफलता ही थी, क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में फिर भी क्या फैल रही है, हिंसा फैल रही है, फिर भी वहां पर आपने देखा होगा, वैसे तो बात करते रहते हैं, महिलाओं को क्या मिल गया, आजादी मिल गया, महिलाओं को अधिकार मिल गए हैं, सब कुछ मिल गया है, फिर आपने देखा होगा वहां पर बहुत ही ज्यादा क्या किया गया था, महिलाओं का शोषण किया गया था। आपने कुछ वीडियो तो ऐसी भी आई थी जो क्या किया जा रहा था, महिलाओं को निवस्त्र क्या किया जाता, सड़कों पर दौड़ाया जा रहा था, तो फिर कहाँ का ये लोकतंत्र है, कहाँ के ये अधिकार है, तो उसके ऊपर कितने सरकार ने एक्शन लिए, किस प्रकार से एक्शन लिए, तो उसमें देखते हैं बहुत ही असफल रहा, सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया बहुत ही असफल रहा है, उसमें उसमें कोई काम नहीं कर पाया। अगर किया जाता है उस मुद्दे पर क्या करना है, बात करना है, तो क्या कर दिया जाएगा, स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा, तो पहले की जो कार्यवाही थी उसको रोक दिया जाएगा, और जो मुख्य मुद्दा था उसके ऊपर क्या की जाएगी, बहस की जाएगी, और उसके ऊपर 2.5 घंटे फिर क्या होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, अगर ये प्रस्ताव एक बार पास हो जाता है तो। उसके बाद है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, ये भी सिर्फ कहाँ पर आ सकता है, लोकसभा में ही क्या हो सकता है, ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, इसमें क्या किया जाता है, जब किसी मंत्री के द्वारा, मंत्री के द्वारा
गलत सूचना, गलत सूचना या किसी सदस्य के या किसी सदस्य के या किसी सदस्य के विशेषाधिकारों का क्या किया जाता है, हनन किया जाता है। यानी कि जो अधिकार है उनका क्या किया जाता है, हनन किया जाता है। तो उसके खिलाफ कौन सा आता है, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। आपने देखा होगा वो मंत्री आया, मंत्री के सवाल पूछे गए तो उसने लेकिन क्या कर दी, गलत रिपोर्ट दे दी। तो उसके खिलाफ कौन सा कौन सा प्रस्ताव आएगा, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। आपने देखा होगा बहुत सारे मंत्रियों को यानी कि जो एमपी बन जाते हैं उनको क्या मिलता है, बहुत सारे विशेषाधिकार मिलते हैं। आर्टिकल 105 आपने देखा होगा उसके बारे में। तो ये है संसदीय कार्यवाही के साधन। हमने पढ़ना स्टार्ट किया था प्रश्नकाल से, फिर शून्यकाल पढ़ा हमने, अल्प आधे घंटे की बहस पढ़ी हमने, वो क्या थी। उसके बाद हमने देखे प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव क्या था, कहाँ पर ये आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, इनकी प्रक्रिया क्या रहती है और किस प्रकार से एक दूसरे से ये भिन्न है। फिर हमने देखा विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन या काम रोको प्रस्ताव और विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। ये है संसदीय कार्यवाही के साधन, किस प्रकार से एक संसद में कार्यवाही चलती है। उसके बाद हम देखेंगे संसद में विधायी प्रक्रिया। संसद में क्या, विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया का मतलब देखो, संसद हमारी समझ गए होगे आप, संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। विधायी यानी कि वहां पर कानून किस प्रकार से बनते हैं, उसकी क्या प्रोसेस रहती है। यानी कि जो कानून बनाए जाते हैं, आपने पता है संसद का काम क्या है, कानून को बनाना। संसद यानी कि विधान पालिका, व्यवस्थापिका कह लो, एक ही बात है। उसका काम क्या है, एक देश के लिए क्या बनाना, कानून बनाना। तो कानून बनते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं उसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके बारे में हम देखेंगे। यानी कि विधेयक आप देखोगे तो इसमें क्या है, दो प्रकार के विधेयक होते हैं, सरकारी सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक, दो प्रकार के क्या होते हैं, विधेयक विधेयक लाए जाते हैं। हमने पता होगा जब भी लोकसभा और राज्यसभा में जो क्या आता है, विधेयक आता है, वो कानून नहीं बनता है लोकसभा से पास होने के बाद या राज्यसभा के पास होने के बाद। है कानून कब बनेगा, जब उसके ऊपर कौन हस्ताक्षर कर देगा, हमारे महामहिम यानी कि राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देगा तभी क्या बन सकता है, वो कानून बनता है। विधेयक और कानून में यही फर्क होता है, जब संसद में कोई सी के ऊपर बहसबाजी चल रही है, वाद विवाद हो रहा है, कोई भी कानून लेकर आने की कोशिश चल रही है, कोई भी एक्ट बनाने की कोशिश चल रही है, तो संसद में जब तक रहता है वो क्या रहता है, विधेयक रहता है। और जब उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो यानी कि कानून बन जाएगा, यानी कि देश में क्या हो जाएगा, फिर लागू हो जाएगा। विधेयक लागू नहीं होते हैं, कानून लागू होते हैं। तो इसमें क्या है, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, दो प्रकार के आते हैं। आपने एक आर्टिकल 107 के साथ हम आर्टिकल भी देख लेंगे। अब क्या है, इसमें देखेंगे हम, जो अपने देखो साधारण विधेयक क्या है, मनी बिल क्या है, फाइनेंस बिल जो क्या है, वित्त विधेयक क्या है, और संविधान में संशोधन करने से संबंधित विधेयक क्या है। यानी कि विधायी प्रक्रिया, सारी के सारे जो कानून बनते हैं, किस प्रकार से हमारे कानून बनाए जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कई बार तो पूछ लिया जाता है, प्रथम वाचन क्या है, सेकंड वाचन क्या है, उसमें क्या होता है, किस प्रकार की प्रक्रिया, उन सबके बारे में जानेंगे। तो आर्टिकल 7 कहता है साधारण विधेयक है वो किसी भी संसद में क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। यानी आर्टिकल 107 कहता है जो विधेयक है वो पेश किस प्रकार से किए जाते हैं, उसकी प्रक्रिया के बारे में कौन बताता है, आर्टिकल 107। तो जो विधेयक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक कौन होंगे, जो मंत्री द्वारा क्या किए जाएंगे, पेश किए जाएंगे, मंत्री द्वारा क्या किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम सरकारी विधेयक। और जो मंत्री नहीं है, मंत्रियों के बिना, यानी कि कोई मंत्री न हो, कोई सदस्य, उसके द्वारा पेश किया जाता है कोई विधेयक, उसको बोलते हैं हम गैर सरकारी विधेयक। अब मंत्री आप समझ गए होंगे, यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इसमें क्या है, इन तीनों को छोड़कर जो बच गए हैं सदस्य, अगर उन सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता है, संसद में कोई विधेयक लेकर आया जाता है, उसको बोलते हैं हम गैर सरकारी
विधेयक। इसको अगर क्या करना है, संसद में पेश करना है, तो 7 दिन का क्या दिया जाता है, पूर्व नोटिस दिया जाएगा। यानी कि 7 दिन पहले बताना पड़ेगा मंत्री को, मैं ये बिल क्या करने, ये विधेयक क्या करने पड़ता, ये विधेयक मैं क्या करूंगा, संसद में लेकर आना चाहता हूँ। इसमें 1 महीने पहले तक क्या करना पड़ता है, 1 महीने पहले क्या देना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। क्या करने, किसी भी सदस्य द्वारा कोई भी विधेयक है क्या करने के लिए, लाने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। ये ज्यादातर जो पेश किए जाते हैं, यानी कि सत्ता पक्ष की जो सरकार है, यानी कि जिसकी जो सरकार है उसके द्वारा क्या किए जाते हैं, ये पेश किए जाते हैं। यानी कि सत्ता पक्ष की जो सरकार है, मंत्री आपने देखा ही होगा, बेसिक बातें आ जाती है, यानी कि कॉमन सेंस की बात क्या है, मंत्री वही बनते हैं जिसकी क्या होती है, सरकार। तो मंत्री पेश करेगा तो क्या होगा, सत्ता पक्ष के द्वारा ये पेश किए जाते हैं। ये किसी भी सदस्य के द्वारा किए जा सकते हैं, पेश किए जा सकते हैं, किसी भी सदस्य द्वारा, किसी भी सदस्य के, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, विपक्ष के सदस्य द्वारा क्या किए जाते हैं, ये विधेयक पेश किए जाते हैं, कहाँ पर, संसद में। तो ये क्या है, विधायी प्रक्रिया, यानी कि 2 प्रकार के विधेयक आते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक किसे बोलते हैं, जो मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं, और गैर सरकारी किसको बोलते हैं, जो मंत्री ना हो उन सदस्यों द्वारा पेश किया गया विधेयक क्या कहलाता है, गैर सरकारी विधेयक। इसको पेश करने से पहले 7 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है, और इसको अगर पेश करना तो इसके लिए 1 महीना पूरा नोटिस देना पड़ता है। ये किसके द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा क्या किया जाता है, पेश किए जाते हैं। ये किसी भी सदस्य यानी कि विपक्ष के द्वारा क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। तो इसमें क्या है, 4 प्रकार के विधेयक होते हैं मुख्यतः हमारे संविधान में, क्या है, 4 प्रकार के विधेयक हैं, और सबकी जो प्रक्रिया है, इन चारों विधेयकों की प्रक्रिया पास होने की क्या है, अलग अलग है। तो पहले आप देखते हो साधारण विधेयक, एक का क्या नाम है, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक क्या होता है, कौन से सदन में पेश किया जा सकता है, कौन से सदन में पेश नहीं किया जा सकता, अगर इसके ऊपर विवाद हो जाता है तो क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता, इसके बारे में जानेंगे। साधारण, एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक, एक कौन सा, धन विधेयक, इसके बारे में जानेंगे। धन विधेयक क्या है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके ऊपर फैसला कौन कर सकता है, लोकसभा के बारे में इसकी शक्ति क्या रहती है, राज्यसभा के बारे में इसकी शक्तियां क्या रहती है। ये बात आप पहले समझ भी चुके हो, और जिसने क्या कर लिया है, पहले की क्लास से देख ली है, लगातार जो क्लास से देख रहा है उसके चीजें समझ में आ रही होगी, यानी कि जो बेसिक बातें हैं उनके समझ में अब आगे होगी, किस प्रकार से विधेयक बनते हैं। धन बिल या वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा की क्या पावर है, लोकसभा की पावर क्या है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले। फिर एक आता है वित्त विधेयक, बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वित्त विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है, किस प्रकार से अलग है, इसके बारे में जानेंगे, इसकी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, उनके आर्टिकल बारे में जानेंगे, सारे के सारे। और एक होता है संविधान में संशोधन से संबंधित, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक। अगर संविधान में संशोधन करना है उसके लिए विधेयक कैसे लाया जाता है, कौन से सदन में लाया जाता है, इसमें देखो जानना क्या है, एक तो इसमें जानेंगे हम कोई भी विधेयक है वो किस सदन में लाया जाएगा, या लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में लाया जा सकता है, क्योंकि संसद है तो दोनों ही आएंगे, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। फिर हम जानेंगे किस अधिवेशन या किस विधेयक में संयुक्त अधिवेशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। फिर जानेंगे हम कौन सी लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है या राज्यसभा ज्यादा शक्तिशाली है, इनमें जानने के अंतर क्या है, संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए किस प्रकार से किया जाएगा, और इनसे संबंधित जितने भी क्या होंगे आर्टिकल। तो इसके बारे में कल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे साधारण विधेयक के बारे में।
एक एक चीज को जानेंगे। प्रथम वाचन में क्या होता है, सेकंड वाचन में क्या होता है, तृतीय वाचन में क्या होता है, किस प्रकार से एक विधेयक है वो कानून बनता है, अगर लोकसभा नहीं है तो फिर क्या स्थितियां रहती हैं, वो विधेयक कौन से ऐसे कौन से विधेयक है जो क्या हो जाते हैं, यानी कि समाप्त हो जाते हैं, और कौन से विधेयक जो समाप्त नहीं होते हैं, चाहे लोकसभा भी क्या हो जाए, भंग हो जाए। तो उन सब के बारे में हम क्या करेंगे जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, यहाँ से जो विधायी प्रक्रिया है यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिया जाता है, क्योंकि बच्चे इसको क्या कर देते हैं, ज्यादातर स्किप कर देते हैं इन चीजों को। लेकिन हम स्किप नहीं करेंगे, एक एक चीज को क्या करेंगे अच्छे से जानेंगे। हाँ, टाइम लग सकता है एक बार, लेकिन विश्वास में इतना दिलाता हूँ, जब आप सारी चीजों को पढ़ लोगे तो आपके संविधान के बारे में, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में समझ आपकी क्या बन जाएगी, बहुत अच्छी बन जाएगी। किसी से भी आप वाद विवाद करोगे तो आपकी बातों में क्या होगा, ज्यादा दम होगा। तो बाकी करेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद।